अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आपसे जो गुजारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोस्तों, अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी बड़ी बढ़ के मार रहे हैं और अपने कद से काफी बड़ी बड़ी बढ़ के मार कर यूथियों को खुश करने की कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि बढ़के जो है ना वो सीरियस ले ली गई हैं। मतलब जो यूथियों को खुश करने के लिए बढ़ के मार रहे थे, अगलिया ने क्या आजो भाइन फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈਏ साहब है ना भड़कांदा। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उन्हें सूबे में कोई ऑपरेशन कबूल नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और गुड तालिबान को खत्म करना होगा। अब अंदाजा करें इधर, वो कह रहे हैं कि तालिबान को वो खत्म नहीं करना चाहते एक्चुअली। वो कह रहे हैं कि आपको ड्रोन शोन इस्तेमाल करके जो है ना वो ऑपरेशन जो है वो खत्म नहीं करना। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तून ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, सूबे में पहले वाले ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, आइंदा कोई ऑपरेशन कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत सूबे में किसी भी कार्रवाई से पहले हमें इत्मीनान मिले। चलें, ये बात जेन्युइन है, ठीक है, लेना चाहिए, क्योंकि ये सूबे में जो हुकूमत है उसके साथ मिलके ही आपने ऑपरेशन करना है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबे के अंदरून वफाकी फोर्स को कार्रवाई की कोई इजाजत नहीं देंगे। ऐसा करने से पहले पाकिस्तान के आइन की, अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर आला ने कहना था कि बार बार कह रहे हैं अफगानिस्तान जिरगा भजवाएं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अफगानिस्तान में हमारे सूबे की बात नहीं कर सकते। एपीसी में फैसला हुआ है कि अब हम किसी भी किस्म की ऑपरेशन की हमायत नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे। गुट तालिबान को खत्म करना होगा, हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्हें फौरन सूबे से निकाला जाए। अच्छा जी, अब गुट तालिबान जो है वो समझ रहे हैं कि शायद ये पुराने वाले सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ और बैड तालिबान जो है वो गंडापुर साहब के हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जो गुड तालिबान है उनको आउट करना चाहिए। चले, ठीक है। वजीर ने ये भी मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत इनके साथ बैठे, तजारत के लिए बॉर्डर खोले, इसे महफूज बनाए और बॉर्डर तजावीज़ के मुदाखलत ना की जाए और हम में सलाहियत है कि हम अवाम और पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी संभालें। अब देखें, ये अवाम के साथ मिलकर कौन सी सिक्योरिटी संभाली जाती है? दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसकी अवाम सिक्योरिटी संभाल रही है? दुनिया में कोई ऐसा मुल्क जिसका सूबा हो, जब अवाम संभालना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि हुकूमत का वहां पे अमल दखल नहीं है। ये तो बड़ी सादी सी बात है ना। हालत जंग में हो सकता है कि अवाम बंदूकें लेके बाहर निकल आए, लेकिन नॉर्मल हालात में तो ऐसा नहीं होता। जब अवाम निकले तो वो तालिबान ही होती है, जब अवाम निकले तो एक अलहदा ही फोर्स होती है। जब अवाम को अंदाजा हो जाए कि वो बड़े ताकतवर है तो फिर हुकूमत का वहां पे अमल दखल खत्म हो जाता है। वजीर ने कहा है कि सूबे की मादनियात पर हमारा इख्तियार है और ये हमारे पास ही रहेंगी। कबायली अजला में वफाकी टैक्स के नफाज के खिलाफ हैं। फाटा इंजमाम के वक्त लोगों के साथ वादे किए थे, इन वादों को पूरा किया जाए और एनएफसी अवार्ड हमें जल्द से जल्द दिया जाए। गंडापुर ने अपने कद से मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली हैं। अब इन बातों का उनको मुझे लगता है ये है कि ये बातें करके कोई भाग नहीं सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कर ली ना। देखें, उनके साथ मिलकर वफाकी हुकूमत को ऑपरेशन करना चाहिए। बात मैं तो इसको जाती तौर पे जेन्युइन समझता हूँ। सूबा है ना, सूबे में आप अगर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड करना चाहिए। लेकिन अगर ऑन बोर्ड होती ही नहीं है, वो आगे से बदमाशी करती है, जिस तरह से गंडापुर साहब बढ़ के मारते हैं, तो उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत क्या करेगी? या फिर फौज या अदारे क्या करेंगे? इंतजार तो नहीं करते रहेंगे। अब आप कह रहे हैं कि एक तालिबान को खत्म करें, दूसरे को रहने दें, ये कैसे हो सकता है? खैर, गंडापुर साहब के बारे में मौलाना फजल मान साहब पहले भी ये बात बता चुके हैं कि उनको, तालिबान को गंडापुर साहब भत्ता देते हैं अपने जिले, अपने घर में जाने के लिए। इन्हीं के कहने पर वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्हीं के कहने पर, यानी कि तालिबान के कहने पर ही वो वफाक को धमकियां लगाते हैं कि इन बच्चों के साथ जो है ना, बच्चों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें। आपको पता ही है ना, इमरान खान साहब इनको पालना चाहते हैं, इनकी मार्केट बनाना चाहते हैं, इनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इनको कुछ ना कहा जाए और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, और ये वो इमरान खान वाला है। लेकिन वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डंडा फेर दिया है, डंडा दिया है, आज ट्वीट किया है। उन्होंने थप्पड़ रसीद करते हुए कहा कि जरा मुझे पूछ के बताएं कि डेरा इस्माइल खान में तालिबान को भत्ता कौन देता है। अभी उन्होंने कहा यह है कि तुम चाहते हो कि मरकज या वफाक आकर इस सूबे में ऑपरेशन ना करे और तुम खुद वजीर आला जो इस सूबे के हो,
خود تم پیسے دے کر بھتا دے کر اپنی زندگی گزار رہے ہو اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ ہم کسی قسم کا کوئی آپریشن نہ کریں. تو یہ ہے وہ تھپڑ جو محسن نقوی صاحب نے مارا ہے بنگلہ دیش سے بیٹھ کر گنڈا پور کے منہ پر. لیکن گنڈا پور کو شرم آدمی ہے, اس کو کہاں عقل آنی ہے, کہاں سمجھ آنی ہے. اچھا, ادھر یوتھیے جو ہے نا وہ اپنے ہی جال میں بری طرح پھنس گئے ہیں. عمران خان کے بیٹے اسرائیل کے حمایتی سینٹر کے ساتھ بیٹھ کر, میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, گوشت کھا رہے تھے. چلے آپ اس کو کہیں کہ وہ گوشت کھا رہے تھے. یوتھیوں نے وہ تصویر ٹویٹر پر پوسٹ کر دی اور پوائنٹ سکورنگ شروع کر دی. اگر یوتھیے وہ کھانے والی تصویر پوسٹ نہ کرتے تو یہ زیادہ مناسب تھا, لیکن اتنی عقل کہاں تھی. وہ تو بتانا چاہتے تھے کہ بہت بڑا کوئی کام ہو رہا ہے. بھائی آپ تصویر شیئر کر دیتے جن میں وہ ساتھ بیٹھے ہیں, کوئی ڈرنک پی رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں. آپ کھانے کی تصویر شیئر ہی نہ کریں. لیکن شیئر کرنے کے بعد جب اس کو پاکستان کی عوام نے پکڑ لیا, خاص طور پہ پٹواریوں نے رگڑا لگایا, تو اب یہ اس وقت ان کو یاد آیا, اوئے اگو گوشت دی پلیٹ اگو چک لینی سی. چک کیسے لینی تھی کہ چک لیندے تھے رولا ہی نہ پہنتا ہے. خیر, عمران خان کے بیٹے جو ہیں ان پر الزام لگ رہا ہے کہ وہ جس ریسٹورنٹ بیٹھے تھے وہاں پر حلال گوشت ہے ہی نہیں ہے. اب حلال گوشت اگر وہاں پہ نہیں ہے تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے کا جو بیٹے ہیں وہ اگر کسی ایسے ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہیں جہاں پہ حلال گوشت نہیں ہے, میں اپنے پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں, یورپ میں ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ایسے بھی بیٹھنا پڑتا ہے جہاں پر ہم پیتے پلاتے تو نہیں ہیں, کھاتے واتے تو نہیں ہیں, لیکن وہاں پر کافی, چائے یا کوئی بہت خوبصورت سمندر کنارے جگہ ہے تو وہاں بیٹھ کر ہم لوگ اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں. پھر بھی ہم تصویر اتروانے سے پہلے آگے پیچھے دیکھتے ہیں. بلکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو گلاس ہے اس میں اگر ایپل کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ جوس بھی ہو نا تو دور سے وہ بھی غلط شربت لگتا ہے, تو اس کو بھی اٹھا کر آپ احتیاط کر لیتے ہیں. لیکن خان صاحب نے نہیں کی. تو اب جس جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے پھر انہوں نے ایک شور مچا دیا جی کہ یہ جو گائے کا گوشت ہے. تو مجھے ذرا یہ بتایا کہ وہاں پر جو گائے کا گوشت ہے وہ بھی حلال نہیں ہے جس پر بیٹھ کے جگہ پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے. تو پھر پہلے تو یوتھیے کہتے رہے کہ گائے کا گوشت ہے, اور جب یہ پٹواریوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی چھترول کی تھی تو پھر ادو بھی نس گیا. پھر اس کے بعد وہ اس کلب کا نام ڈھونڈ کر اس کلب کا جو مینیو آن لائن پڑا تھا وہ بھی نکال کے رکھ دیا, اور اس میں کہ گائے کا گوشت کا نام و نشان نہیں ہے. وہاں پر صرف اور صرف حرام گوشت کی اجازت دیتے ہیں, حلال گوشت والا وہاں پہ سین ہی کوئی نہیں ہے. تو اب یوتھیوں کو وقت پڑا وہ کریں کیا. اب ان کے تو محمد بن مطلب ان کا تو قاسم اور سلیمان جو ہے وہ ابے کو بچانے آ رہے تھے. اب مجھے لگتا ہے وہ دونوں بچے اپنی عزتیں بچاتے آئیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسا عمران خان خود تھا ویسی اس نے ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں. اتنی احتیاط اگر کر لیتے تو کیا ہی بات ہوتی, لیکن میرا نہیں خیال. وہ اوتھے گئے نے انہوں کو اوتھے روپیے شیے چاڑن گے اور ان کے نام پر پیسے ویسے اکٹھے کریں گے امریکہ والے اور بگا دیں گے وہاں پہ, آپ کو پتہ ہی ہے. خیر, پی ٹی آئی کی ایک اور بری خبر ہے, یہ لوگ 5 اگست کو تحریک چلانا چاہتے ہیں, لیکن 4 اگست کو ایک پھر فیصلہ آ رہا ہے جس میں بڑے پیمانے پر سزائیں ہونے والی ہیں, اور 9 مئی کے کیسز میں اس میں بڑے فیصلے ہوں گے. اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عالیہ حمزہ گروپ جو ہے اس میں یہ بھی دھر لیا جائے گا. دھرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر آپ نے واقعی سخت ہونا ہے, اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے, اگر آپ نے واقعی ریاست بچانی ہے تو اس 9 مئی اور 26 نومبر کو مثال بنانا پڑے گا, تاکہ آئندہ کوئی بھی پاکستان کے کسی بھی شہر کی طرف مسلح ہو کر نہ کوئی اداروں کو نقصان پہنچا سکے اور نہ کسی اور کو. یہ بغاوت ہے. اگر آپ حوصلہ دیں گے, ہمت دیں گے, تو پھر آپ کے ملک میں اور برکینو فاسو میں کوئی فرق نہیں رہے گا کہ وہاں پہ ایک 29 سال کا فوجی اٹھا اور اس نے اٹھ کر ملک پہ قبضہ کر لیا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا ملک دنیا کا پہلا اسلامی ایٹامک پاور ہے. 9 ملکوں میں سے ایک ملک ہے جو ایٹامک پاور ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ملک ہے, اور وہاں پہ اگر آپ اس قسم کی اجازت دے دیں گے تو پھر وہی ہوگا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. فیلڈ مارشل صاحب اس وقت چین کے دورے پہ ہیں اور مودیوں اور یوتھیوں پر لرزہ طاری ہے, پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. فیلڈ مارشل اس وقت چائنا میں موجود ہیں, اہم ترین دورہ ہے. جنگ جیتنے کے بعد ان کی جو اہمیت ہے اور دورے کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہوئی ہے. اس سے قبل فیلڈ مارشل آپ کو پتہ ہے امریکہ میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں, اور اس کے بعد ان کا یہ دورہ جو ہے یہ بڑا ہی اہم ہے. اور بھارت میں اس وقت جسے کہتے ہیں نا صفے ماتم بچھا ہوا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, دن بدن ترقی کر رہا ہے. یہ جو میں بھی آپ کو خبر سنانے جا رہا ہوں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ میرے خیال میں آپ کو کم از کم خوش ہو جانا چاہیے. چین آٹو کمپنی BYD نے, جس نے ایلن ماسک کو پریشان کر رکھا ہے, وہ پاکستان میں اپنی گاڑیاں بنا رہی ہے. BYD نے حکام کا کہنا ہے پاکستان میں اسمبل شدہ گاڑی 2026 میں متعارف کرائی جائے گی. پاکستان کا پلانٹ ابھرتی ہوئی منڈیوں میں
बढ़ती हुई तलब को पूरा करेगा और कंपनी को पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से दी गई मराज से फायदा उठाने का मौका भी देगा। चीनी इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी अगले साल BYD, बल्कि ये BYD के जो एक इंतहाई अहम ओहदेदार है दानिश साहब, उन्होंने कहा है कि कंपनी अगले साल जुलाई या अगस्त तक पाकिस्तान में अपनी पहली संभलशुदा कार मुतारफ करवाने का इरादा रखती है। इस इकदाम का मकसद खित्ते में इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों की बढ़ती हुई तलब को पूरा करना है। पाकिस्तान का प्लांट उभरती हुई मंडियों में उसको पूरा करेगा। BYD पाकिस्तान की सेल्स और स्ट्रेटजी के नायब सदर दानिश खलीक ने रोटर्स को बताया है कि कराची के करीब प्लांट अप्रैल से जेर तमीर है और जो BYD और मेगा मोटर कंपनी जो पाकिस्तान की यूटिलिटीज हब पावर की जैली कंपनी है, इनके इश्तराक से बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर इस प्लांट में डबल शिफ्ट में सालाना 25,000 गाड़ियां तैयार करने की सलाहियत होगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि प्लांट मुकम्मल इस्ताद कब पहुंचेगा या वहां बड़े पैमाने पर पैदावार कब शुरू होगी। दानिश खलीक का कहना था कि प्लांट का काम का आगाज दरामदशुदा हिस्से असम्बल करने से होगा, जबकि कुछ गैर इलेक्ट्रिक पुर्जों की मुकामी पैदावार भी होगी और इब्तदाई तौर पर ये गाड़ियां मुल्की मार्केट के लिए तैयार की जाएंगी, जबकि बाद में खित्ते के राइट हैंड ड्राइव ममालिक को बरामद करने का इम्कान है जो माल बर्दारी के अखराजात और कारोबारी हालात पर मुनसर है। BYD के बारे में आपको बताता जाऊं, मैं जब हॉलैंड में पिछले 25-30 साल से रह रहा हूँ, एक रिंग के ऊपर से हम जो गुजरते थे तो हमें एक बहुत बड़ा गैराज नजर आता था जो BMW का था। और BMW आपको पता है जर्मन कार का है, बहुत बड़ा गैराज था और बहुत खूबसूरत गैराज था जो पिछले 30 साल से मैं कम से कम देख रहा था। अब वहां पर BYD का बोर्ड लगा हुआ है, BMW वहां से जा चुकी है और BYD जो है वहां पे बिक रही है। और इतनी तेजी से दुनिया में BYD जो है वो जो एलन मास्क की जो टेस्ला थी उसको टक्कर दे रही है कि उसका आपकी सोच होगी 35 से 40% प्राइस उसकी कम हो गई है। जो गाड़ी टेस्ला जो है वो 2 लाख की बेच रहा था, BYD वो गाड़ी 70 से 80 हजार में बेच रहा है। 22,000 यूरो में हॉलैंड में वो गाड़ी शुरू हो रही है, 60,000 तक जाती है। और जो 60,000 वाली गाड़ी है वो टेस्ला की 2 लाख वाली गाड़ी से भी भारी गाड़ी है, तगड़ी गाड़ी है और ज्यादा उसमें उसमें सिस्टम है और वो उससे भी ज्यादा आगे जा रही है। और हर गुजरते दिन के साथ ये खाली BYD नहीं, इस वक्त हॉलैंड में बड़ी सख्त मार्केट है। यहाँ पर बाहर से गाड़ी आना, रजिस्टर्ड होना और बिकना एक बहुत बड़ा काम था टेस्ला के होते हुए, लेकिन इस वक्त कम से कम चाइना की 8 से 10 कंपनियां यहाँ पे कारें बेच रही हैं। अगले 4-5 साल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है इलेक्ट्रिक होंगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान की अवाम की तरफ के लिए ये BYD एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। सलामत रखें, खुश रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सेहत के हवाले से ऑलवेज अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन गुजारिश जो है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।